की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन का चैप्टर 1, जिसमें लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो पाठ्य योजना है यानी लेसन प्लानिंग है उसका क्या महत्व होता है। तो 3 बातों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बात करेंगे विषय सामग्री और सीमित होना। ठीक है कि जो हमारी विषय सामग्री है, मतलब जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या होती है, सामग्री होती है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको स्टडी को इजी बनाने के लिए, उस टॉपिक के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी हो सकती है, आपके पास सीमित हो सकती है। सीमित का मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सोर्सेज यानी जो है संसाधन बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध ना होकर आपके पास क्या है, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। तो उन लिमिटेड चीज़ों का किस प्रकार से सही उपयोग आप करेंगे, उन्हीं रिसोर्सेज में कैसे बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पाठ्य योजना में विषय सामग्री परिमित और सीमित हो सकती है कि वो कैसी आपके पास थोड़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि ऐसी योजनाओं के लिए या फिर इस प्रकार की चीजों के लिए आपको क्या करना है, उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो इससे जहां एक और क्या होता है, शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित और सीमित बातों का ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं कि आप क्या करें, सारी बातों को सम्मिलित करके चलें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप क्या ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो चीजें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उन विशेष चीजों को क्या है लेकर अपनी विषय को कंटिन्यू कर सकते हैं जो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी हैं आपके लिए। तो सीमित बातों में क्या करना है कि सीमित जो आपके पास संसाधन है उनका इस्तेमाल करके एक अच्छे तरीके से क्या करना है, विद्यार्थियों के सामने अपने टॉपिक को प्रस्तुत करने में जो है आसानी होती है। प्री आप कह सकते हैं कि आपका माइंड जो है वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, जिससे आपको आसानी होती है अपनी कक्षा को संचालित करने में। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को कभी क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से क्या है, जो है चीजों को सुनने की, उसको पढ़ने की आदत हो जाती है कि हमारे अंदर जब हम नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से एक योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। ठीक है कि योजना में हमने एक क्रम निर्धारित कर रखा है, उस क्रम को हम क्या मानकर, आधार मानकर चीजों को क्या कर रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं, या उन चीजों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा को संचालित कर रहे हैं। तो वो क्या बन जाता है, वो आपके लिए एक क्रम। तो ये एक अच्छी हैबिट बन जाती है किसमें, अध्यापक में भी, कि वो चीजों को बच्चों के सामने क्रम के साथ रख रहा है, एक व्यवस्था के साथ रख रहा है, और बच्चों में भी, ठीक है, कि विद्यार्थी में भी एक अच्छी आदत का निर्माण होता है कि अब जब भी वो खुद भी क्या करेगा, चीजों को रिवाइज करेगा, उनको रिपीट करेगा, तो वो भी क्या करेगा, उसी व्यवस्थित क्रम के साथ चलेगा। तो उसकी शिक्षा, उसके सीखने की जो बातें हैं वो और भी आसान और व्यवस्थित हो जाएंगी, सीखने में उसे सहयोग मिलेगा। फिर है ये तैयारी करना। ठीक है कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को सहयोगी बनाना, कि किस प्रकार वो क्या करेगा, आपकी कक्षा को संचालित करने में आपकी सहायता करेगा, किस प्रकार वो आपके जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको आसान बनाएगा। तो उसके लिए क्या करना, अपने आप को या सहायक सामग्री को पहले से ही तैयार कर लेना। तो पाठ योजना बनाते समय शिक्षक निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्यों को, कौन कौन सी विधियों, प्रविधियों, उपकरणों की सहायता से क्या करता है, स्पष्ट करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का कब कैसे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आप किसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करें, या कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें जो है चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारी लाइफ होती है उससे उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उससे उसको जोड़ने के लिए, या फिर वास्तविक जो है अनुभव प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल जो है निर्धारित करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ संसाधनों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हमारी स्टडी को और भी ज्यादा सरल बना देता है, उसे आसान बना देता है, सीखने के स्तर को क्या कर देता है, साधारण बना देता है। तो इसके लिए जो भी सहायक सामग्री, मटेरियल आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप कह सकते हैं, कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो भी आप चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, आपकी शिक्षण सामग्री का एक हिस्सा है। तो ये जो शिक्षण सामग्री है, आपको ये एक्सपीरियंस या ये अनुभव होना चाहिए, या फिर इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कब और
कहाँ आपको क्या करनी है, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल से जो चीजें हैं वो आसान बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा मटेरियल ही जो है कक्षा को प्रभावी बनाता है, आपका उस उपयोग पर निर्भर करता है कि आप कब उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो सही समय पर सही चीज का आप इस्तेमाल करते हैं कि कब कहाँ किस तरह की चीज को पढ़ाने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आवश्यक और क्या होना चाहिए आपके पास, प्रभाव उत्पादन। सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ होने से पहले ही क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। कि अगर आप इस तरह अपनी टीचिंग मटेरियल को सही समय पर सही चीज को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, वो कैसी बनती है, वो प्रभावी बनती है। अगर वो प्रभावी है तो उससे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको उत्पादन मिलेगा, यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो भी आपने पहले उद्देश्य निर्धारित किया था कि इस टॉपिक को बताने से सिखाने से बच्चे को इस चीज का ज्ञान हो जाएगा, वो आपका उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो वही आपका क्या है, रिजल्ट है, प्रोडक्ट है जो आप चाहते थे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टॉपिक के लिए आप एक से ज्यादा, मोर देन वन मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप अपने टॉपिक को, अपने विषय को किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, किस चीज की सहायता लेना चाहते हैं। फिर है शिक्षण कौशल का विकास करना, कि हमारा जो शिक्षण कौशल है, अपना पढ़ाने का जो तरीका है उसको विकसित करना। तो पाठ्य योजना शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षक को के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। कि जब हम बात करते हैं आपके अंदर किसका, टीचिंग स्किल का, ठीक है। तो स्किल मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपने क्या करी है, अभ्यास से उसको बेहतर बना लिया, ठीक है, सीख कर उसको और बेहतर बना लिया, या जितना ज्यादा अनुभव आपने क्या किया, प्राप्त किया, उस अनुभव ने आपको और ज्यादा बेहतर और प्रभावी बना दिया, ठीक है। तो जैसे पढ़ाने को आप कहेंगे कि बहुत सारे विषय जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन विषयों का ज्ञान सामान्य तौर पर सभी को है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज का विशेष ज्ञान भी रखता है, लेकिन हर व्यक्ति को सिखा पाना, ठीक है, मतलब टीचर का टास्क क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को वो समझा पाए, ये उसके कौशल होते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक स्किल है, कौशल है, जिसको आपने क्या किया है, अभ्यास के द्वारा सीख कर अपने अनुभव के द्वारा क्या किया है, विकसित किया है, ठीक है। क्योंकि चीजें तो आपने देखा समाज में बहुत सारे लोग आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दूसरों को सिखाने का जो कौशल है वो सब में विकसित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन वो दूसरों को सिखाने में क्या होते हैं, उतने बेहतर नहीं होते। उनको नहीं पता होता कि कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे उनको बताया जाए। तो ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या है, टीचिंग स्किल है। तो अगर आपने इसको बेहतर बना लिया तो आपकी जो पाठ योजना है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी में और शिक्षक की जो आपकी प्रक्रिया है वो कौशल क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। आपने उसको बेहतर बना लिया अपने, और आपको ये पता है कि कब किस चीज को हम प्रभावी बना सकते हैं, किस तरह के मटेरियल का आपको यूज करना चाहिए, कैसी विधि का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपको ये बताता है कि किस समय पर कैसी चीजों जो है आपके लिए शिक्षण में उपयोगी होते हैं, कैसे आपको पढ़ाने का जो स्किल है वो डेवलप करना है। तो इसी को हमें क्या करना है, विकसित करना है। तो जितना ज्यादा आप इसको क्या कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे, उतने ही बेहतर, उतने ही अच्छे अनुभवी अध्यापक आप बन पाएंगे। फिर कक्षा में अनुशासन की पाठ योजना जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में आपकी सहायता करती है। तो पाठ योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कब और कैसे करना है, ठीक है। कि एक पूरा प्रोसेस आपने पहले ही योजना तैयार कर ली, जिस आधार पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, इस अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो आपकी कक्षा में क्या बना रहता है, एक अच्छा मैनेजमेंट बना रहता है, जिससे आप कहते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट हमें ऐसे, ठीक है, कि क्या कह सकते हैं आप इसे, क्लास रूम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कि बच्चों को उनके स्थान पर सही तरह से बिठाना, ठीक है, उनको एक्टिविटी में लीन रखना कि वो क्या करें, सीखें, उनको डिसिप्लिन सिखाना। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित होती हैं। और एक बेहतर अच्छी जो है लेसन प्लानिंग जो है वो क्या करती है, आपको एक अच्छी क्लास मैनेजमेंट बनाने में सहायता करती है, जिससे कक्षा में प्रशंसनीय क्या बना रहता है, अनुशासन बना रहता है, कि एक
वेल डिसिप्लिन क्लास होती है आपकी, बच्चे आपकी बात का अनुसरण करते हैं, वो आपका आदर करते हैं, ठीक है, सम्मान करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। और इतने छोटे बच्चों को किसी चीज के लिए राजी करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इस चीज में अगर आप क्या कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, तो बेशक आप अपने कौशल को, अपने स्किल को इतना विकसित कर पाए हैं कि आप एक अच्छे स्तर के शिक्षक जो है वो बन पाएंगे। फिर है पाठ योजना की विशेषताएं, कि पाठ्य योजना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पाठ्य योजना में उपयुक्त लाभ केवल उसी समय प्राप्त हो सकता है जब हम उसके उत्तम और आदर्श बातों का ध्यान रखें। आदर्श पाठ्य योजना में निम्नलिखित बातें जो है वो क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम बातें करते हैं किस चीज की, एक ये शब्द है आदर्श, तो मतलब अच्छे गुणों की हम बात करने जा रहे हैं। वो गुण जो हमें लगता है कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो एक अध्यापक के रूप में, तो आपको लगता है कि इसके अंदर ये सारी बातें विद्यमान होंगी। तो ऐसे हर चीज के लिए क्या हो सकती है, एक आइडियलिटी हो सकती है कि वो क्या बने, वो आइडल बने। तो ऐसे ही आपका लेसन प्लान भी क्या हो सकता, कैसा हो सकता है, आइडियल हो सकता है, आदर्श हो सकता है। ठीक है, कि वो उन सभी गुणों से क्या हो, युक्त हो, उन सभी गुणों से युक्त हो जो किसी अच्छे लेसन प्लान में होने चाहिए। ठीक है, कि आपकी शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। ठीक है, आपने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए वो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आपकी जो सीखने का स्तर है बच्चों का, उसको क्या करे, विकसित करे। ठीक है, उनको बढ़ावा दे, उनकी रुचि को उत्पन्न करे, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर वो क्या है, लेकर चलता है, अच्छी विधियों का आपने इस्तेमाल किया हो। ठीक है, जो भी विधियां आप ले रहे हैं बच्चों के अनुसार ले रहे हैं, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हैं, वो सब किसके आधार पर, बच्चों के आधार पर। ठीक है, तो अगर इन सभी चीजों से सम्मिलित एक पाठ्य योजना आपके पास है, तो आप कह सकते हैं कि वो पाठ्य योजना कैसी है, एक आदर्श और उत्तम पाठ्य योजना है। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, कि हमेशा जो शिक्षण है वो कैसा होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं, चाहे छोटी सी बात का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, वो बात हमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उनके सामने हो रही है। तो हमेशा पाठ योजना क्या है, किसी ना किसी उद्देश्य से पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करना। ठीक है, तो आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज के बारे में क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, बच्चों को कोई गतिविधि करवाई जा रही है, हर एक चीज, मतलब स्कूल में जो भी टास्क, आप कह सकते हैं कि विद्यालय में जितने भी सुबह से लेकर मॉर्निंग से, ठीक है, मॉर्निंग में जब विद्यालय में बच्चा जाता है तब से लेकर, चाहे मॉर्निंग की प्रेयर हो रही है, चाहे बच्चों के सामने कोई कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है, चाहे कोई भी बात उनको बताई जा रही है, उन सब चीजों का क्या है, एक उद्देश्य होता है कि ये सुनने के बाद बच्चे को ये सीखने का अवसर मिलेगा। तो हमारा शिक्षण जो है हमेशा कैसा होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। तो जब भी आप पाठ्य योजना तैयार करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि उस पाठ्य योजना से आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। दूसरा ये है कि उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय लेना। ठीक है, कि डिसीजन लेना कि जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, निर्णय, कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित जो भी मटेरियल आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो जो सहायक सामग्री है वो क्या है, आपके विषय के लिए उचित है। ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, तो सही विषय के लिए या सही टॉपिक के लिए जो भी सामग्री आप चयन कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपको सहायता प्रदान करे। तो उसके लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो आप सही ले पाए। तो सहायक सामग्री शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो बच्चों को सिखाने में आपकी सहायता करती है। अतः आदर्श पाठ्य योजना में, कि जब आप एक अच्छी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो उस पाठ्य योजना को तैयार करने का जो, तैयार करते वक्त जो उस समय आप सही प्रकार की शिक्षण सामग्री को अगर पहचान पाते हैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि
ये जो शिक्षण सामग्री है वो क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी और उसके यथास्थान पर अंकित करना चाहिए, मतलब जिस समय उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कि एक टाइमिंग होती है कि कब हमें आपको उसको यूज करना है, तो वो परफेक्ट टाइमिंग ने ध्यान रखना है, ताकि बच्चे जो है उससे प्रभावित हों, सीखने के लिए तैयार हों और एक कक्षा में एक अच्छा वातावरण जो है वो बना रहे, बच्चों के शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से क्या हो पाए, पूरी हो पाए। तो जिससे शिक्षक को शिक्षण के समय में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, तो सही समय पर आपको उसका इस्तेमाल करना है। फिर पाठ योजना में हमेशा ये याद रखना है कि पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना है, कि जब भी आप कोई नया विषय पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उससे पहले उसको उनके पूर्व ज्ञान का क्या कराएं, उसके बारे में याद करवाएं। तो आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थी को उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, मतलब कि जब भी शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप ये जरूर जान लें कि बच्चे को इस विषय में इससे पहले कितनी नॉलेज है। तो जब आप वहां से शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपनी उस नॉलेज को साथ नए ज्ञान को क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। फिर एक जो मिस कनेक्शन अनुभव होता है कि इतना ही सीखा था, इसके आगे क्या होगा, तो उसको जब यही नहीं पता होता कि इसको कहाँ जोड़ना है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, एक शंका आप कह सकते हैं मन में बनी रहती है। ठीक है, तो उसको दूर किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी को नवीन ज्ञान को अर्जित करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ठीक है, तो उसे क्या किया जाए, पहले जैसे कोई भी आप नई चीज अपना रहे हैं तो पुरानी जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, सबसे पहले उसको क्या करवाएं, एक बार उसको रिमाइंड करवाएं कि ये इस चीज से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, उसको ये बात बता देंगे, तो वो जो भी नया ज्ञान क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है, जो भी नई चीजें वो सीख रहा है, वो उसको क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से अपना लेगा। फिर मन में कोई भी क्या नहीं होगा, विचार या फिर उसके प्रति कोई संघर्ष जो है नहीं होगा दिमाग में, तो वो आसानी से उस चीज को सीख पाएगा। फिर उदाहरणों का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण बच्चों को देने चाहिए कि हम इस नॉलेज का यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उदाहरण, कि आपने जो भी, जैसे आपने किसी चीज की परिभाषा बता दी, ठीक है, अब इस परिभाषा को उसने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन उसे उदाहरण दीजिए इससे संबंधित, ताकि उसे ये पता लगे कि इसका जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो कहाँ पर होगा, कब करा जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक जीवन में वो क्या कर पाए, उसको उपयोग कर पाए, तभी उसकी नॉलेज क्या है, यूजफुल होगी। तो एक आदर्श पाठ्य योजना में आप कह सकते हैं कि शिक्षक को उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप बच्चों के सामने सेट करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर कोई भी विषय बच्चों के समक्ष हो जाता है। तो उसको ये नहीं होता कि जो सीखा है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, तो जो विद्यार्थी वास्तविक जीवन से क्या हो, संबंधित हो, मतलब कोशिश कीजिए ऐसे उदाहरण जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, या फिर उन्हें बताइए कि यहाँ पर हम ऐसे इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में जो है कि बच्चों ने सीख लिया लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, तो पाठ योजना में आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने रखने जो उन्हें उनके ज्ञान को इस्तेमाल करने का जो है अवसर दें। फिर समय का ध्यान रखना, कि जो टाइम है उसको हमें नोटिस रखना है, ध्यान में रखना है कि आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का तथा कालांश की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए, कि आप जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखें वो बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए, मतलब उस एज ग्रुप के लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो, उपयुक्त है, जिस भी क्लास के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा कैसा होना चाहिए, उसकी कालांश, कालांश का मतलब होता है समय अवधि की बात कर रहे हैं हम, समय अवधि, कि आपको पता है कि आपके पास कितना समय है एक क्लास में। ठीक है, क्या 30 मिनट है, 35 मिनट है, तो आपकी पाठ योजना इतने में उस विषय के साथ क्या है, इतने में आपकी समाप्त हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। तो ऐसे समय को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य योजना को तैयार करना है। ठीक है, फिर है मूल्यांकन, की अंत में एक मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए, कि जो कुछ भी आपने सिखाया, बताया, इतनी मेहनत की, उससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं हुई। तो आदर्श पाठ्य योजना में विद्यार्थियों पर पड़े प्रभाव को जानने की विधि का भी उल्लेख किया गया है, यानी आप मूल्यांकन के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो इससे शिक्षक के द्वारा उपयोग की गई विधियों का मूल्यांकन हो जाता है। आपको ये पता लग जाता है, ठीक है, कि बहुत सारी बातें आपको पता लगता है कि एक तो ये कि आपका जो शिक्षण उद्देश्य है, उस टॉपिक को पढ़ाने का जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ है नहीं, या फिर आपने जो विधि इस्तेमाल की थी, जो भी विधियां आप यूज कर रहे हैं, क्या उस टॉपिक के लिए उपयुक्त थी या नहीं, ठीक है, आपने सही सामग्री का चयन किया था या नहीं किया था, ये सारी बातें जानने का आपको अवसर मिलता है। बच्चों का मानसिक स्तर क्या है, ये जानने का अवसर मिलता है। तो ये सारी चीजों का हम आसानी से मूल्यांकन कर पाते हैं और अपनी कमियों को भी क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। और इससे भी पता लगता है कि जो पाठ्य योजना आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपकी समय अवधि उपयुक्त थी या नहीं थी। हर एक चीज को बारे में क्या कराएगा, अवगत कराएगा। तो एक अच्छी पाठ्य योजना में मूल्यांकन का जो है वो अवसर दिया जाता है। साथ ही विद्यार्थी भी सीखने में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। तो अच्छी पाठ्य योजना में ये सारे गुण क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और जब आप पाठ्य योजना तैयार करें तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर तैयार करें। और लास्ट में आपको क्या देना है, गृह कार्य, ठीक है। जो आपके पाठ्य योजना में बच्चों को जैसे कोई चीज मिस हो जाती है, रिपीट होगी, तो जब आदर्श पाठ्य योजना में गृह कार्य की व्यवस्था, ठीक है, आप पहले से ही सोच के आते हैं कि इस विषय से संबंधित, टॉपिक से संबंधित किस तरह की होमवर्क को आप असाइन कर सकते हैं। तो इससे विद्यार्थी अर्जित किए हुए ज्ञान का उचित प्रयोग कर पाएंगे, जो भी उन्होंने सीखा है उसको यूज कर पाएंगे। और हमें ये पता लगता है कि कहीं पर अगर कोई कमी है या बच्चे के विकास में कहीं कोई रुकावट आ रही है, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो रुकावटें हैं या फिर उसके विकास से संबंधित कोई समस्या है, सीखने से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, इन सब का हम क्या कर पाएंगे, सही समय पर पता लगा पाएंगे आप, ठीक है। और सही समाधान हम इसके लिए ढूंढ पाएंगे समय रहते, ताकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा अपने स्तर को पीछे ना छोड़े, विषय में उसकी रुचि ना खत्म हो जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते बच्चे की, आपके सब्जेक्ट में रुचि ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका जो आधार था, उसका जो बेस था, वो उसको छोड़ चुका, उसको वो समझ नहीं आया, या फिर कहीं कुछ लैक रह गया या अभाव हो गया, जिसकी वजह से वो उससे जुड़ नहीं पाया। तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे का सब्जेक्ट के प्रति रुचि खत्म हो जाती है, या फिर मन में एक भय बैठ जाता है कि ये सब्जेक्ट उससे नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं फिर उसकी स्टडी का एक क्या बन जाती हैं, एक बड़ी समस्या बन जाती है। बच्चा उस विषय में कमजोर होने लगता है, नंबर नहीं आते हैं और धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा। तो ये सारी बातें जो है उसकी शिक्षा को, उसके विकास दोनों को प्रभावित करेंगी। फिर हम बात करेंगे पाठ योजना के विभिन्न उपागमों के बारे में। पाठ योजना के विभिन्न उपागम, उपागम का क्या मतलब होता है, उपागम का मतलब होता है कि पार्ट, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि चरण, भाग, ठीक है। तो जैसे आप किसी चीज को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए, समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पाठ योजना के बहुत सारे क्या होते हैं, उपागम होते हैं। आप कह सकते हैं इसके बहुत सारे चरण होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। तो पाठ योजना का जो निर्माण करने के लिए शिक्षाविदों, शिक्षाविदों मतलब जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या लेकर आए, वर्तमान के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर पाए, वर्तमान के अनुसार शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था कर पाए, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आ पाए, शिक्षा जगत में जहां भी आपको लगता है कि कोई कमी है, उस कमी को ठीक कर पाए, सुधार लेकर आ पाए। तो ये सारी चीजों के लिए जो शिक्षाविद हैं वो अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मौलिक धारणाओं और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी क्या है, हर चीज की कुछ मौलिक धारणाएं होती है, मतलब मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे ऐसे मौलिक धारणाएं होती हैं। तो सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि हर चीज के क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न उपागमों पर जोर दिया जाता है। मतलब अलग अलग चरण जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे अलग अलग समय आता है, स्थिति बदलती है, तो चीजों की इम्पोर्टेंस कम या ज्यादा होती रहती है। तो इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होता है कि समय समय पर अलग अलग चीजों का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। इसलिए पाठ योजना के निर्माण के लिए कौन सा उपागम उचित है, मतलब किस
पाठ योजना को बनाने के लिए आप कौन सी तरह की पाठ योजना इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके विषय में कुछ निर्धारित नहीं है, मतलब हम पहले से भी फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन पाठ योजना को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ उपागम बताए गए हैं कि आप अगर पाठ योजना तैयार करना चाहते हैं तो आप हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मॉरिसन ये का इकाई उपागम, इसे मॉरिसन उपागम भी कहा है, इसे इकाई उपागम भी कहा जाता है। आप ब्लूम या मूल्यांकन उपागम का इस्तेमाल कर सकते हैं, RCEM उपागम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये क्या है, जैसे हर्बर्ट है, तो हर्बर्ट ने क्या किया, लेसन प्लान को तैयार करने के लिए कि लेसन प्लान जो है वो कैसे बनाया जाए, कैसा होना चाहिए, कौन कौन से गुणों को उसमें रखना चाहिए, ठीक है, जो बच्चे के विकास को, उसके शिक्षा के स्तर को साथ लेकर चले। तो इन्होंने अपने आधार पर जो है एक, आप कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस बनाया कि जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जैसे एम होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं उसका होना चाहिए, मटेरियल के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, आपका जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसे जिन जिन चीजों को इन्होंने शामिल किया उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, चरण की। जैसे हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम है, तो आप कहेंगे कि हर्बर्ट ने बोला कि जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें 5 पार्ट जो है उसको शामिल करें, जो लेसन प्लान के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप उनको ध्यान में रखकर लेसन प्लान तैयार करेंगे तो एक अच्छा और बेहतर लेसन प्लान जो है आप बना पाएंगे, जो आपके सभी शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में क्या करेगा, आपको सहयोग करेगा, बच्चों के विकास को सहयोग करेगा, आपकी शिक्षण विधि को आसान बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम, जिसमें 5 पद होते हैं, मतलब 5 पार्ट होंगे जो हमारे लिए लेसन प्लान करते हुए आपको उनको ध्यान रखना है। तो जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री हैं कौन, हर्बर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हर्बर्ट जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है, इनके कौशल मतलब स्किल क्या है कि एक क्या है, एक ये दार्शनिक है, मतलब एक फिलोसोफर है, और इसके साथ साथ ही क्या है, एक एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षा शास्त्री भी आप कह सकते हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में इन्होंने विशेष काम किया है, सहयोग दिया है, शिक्षा के स्तर को नए स्तर पर लाने में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। तो आप कहेंगे कि शिक्षा शास्त्री भी इन्हें कहते हैं और फिलोसफर भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने पाठ योजना को 5 पदों में बांटा है। ठीक है, कि इन्होंने क्या बनाई, एक पाठ योजना बनाई, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अपनी पाठ योजना को बनाने के लिए जब आप एज ए टीचर पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, इसमें 5 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसे आप चरण भी कह सकते हैं, इसी को हम उपागम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 पदों को आधार मानकर हम क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं। और यह उपागम हर्बर्ट के द्वारा सुझाया गया सबसे पुराना उपागम है। ठीक है, ओल्डेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो याद रखना है आपको, हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम जो है वो सबसे पुराना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस उपागम का इस प्रयोग जो है लगभग सभी शिक्षण या जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, इस उपागम का इस्तेमाल करते हैं अपनी पाठ योजना को बनाने के लिए। तो हर्बर्ट का जो उपागम है इस सिद्धांत पर आधारित है कि ज्ञान व्यक्ति को बाहर से दिया जाता है और वह ज्ञान व्यक्ति में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, कि जो भी आप सीख रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपकी माइंड में स्टोर होता जा रहा है। तो इसे संचित ज्ञान का सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उसके बीच में कोई भी अभाव ना रहे, या फिर आपको कभी ये ना लगे कि आपका जो ज्ञान है वो अलग अलग तरह से आपके मस्तिष्क में है। तो इस संबंध में उन्होंने क्या किया है कि ज्ञान को आप स्थायी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो कुछ भी आप सीखते हैं वो क्या है, एक ज्ञान की तरह आपके माइंड में, या फिर आप कह सकते हैं क्या है, एक डाटा की तरह आपके माइंड में क्या रहता है, स्टोर रहता है, संरक्षित रहता है। और जब आपको किसी काम को करना होता है, ठीक है, या फिर कहीं जाना होता है, जो भी चीजें आपने अनुभव
अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी सीखा है आपने, जो भी नॉलेज है आपने, आप उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो जब भी क्या कर रहे हैं, आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो उसको पुराने ज्ञान से जोड़ना बहुत आवश्यक है, उससे जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, ज्ञान को स्थायी बना सके, परमानेंट बना सके। ठीक है, तो इसके लिए हर्बर्ट ने क्या किया, एक उपागम दिया जिसके 5 पद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला पद है हमारे पास उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी कि एम। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। तो हर्बर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए, कि हर्बर्ट ने जब क्या किया, इस पद को ऐड किया, तो उन्होंने ये बताया कि इस पद को प्रस्तावना या तैयारी भी कहा जाता है। ठीक है, कि उद्देश्य कथन को हम क्या कह सकते हैं, इसे आप प्रस्तावना या फिर तैयारी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस पद में या इस कथन का जो उद्देश्य है, प्रस्तावना से आरंभ किया जाता है, इंट्रोडक्शन से शुरू किया जाएगा। आपकी पाठ योजना जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। इस पद में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिससे उनमें नए ज्ञान को सीखने की उत्सुकता जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, आप उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन की मतलब आप जो भी विषय जब पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में एक छोटी सी जानकारी, इसी को हम क्या देते हैं, प्रस्तावना का नाम देते हैं। ठीक है, जिसे सुनकर बच्चों के मन में क्या है, रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, उनके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, किस चीज की, उस विषय को, उस टॉपिक को सीखने की, कि उनके मन में क्या होगा, उसे जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो उस उत्सुकता को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको इतना प्रभावी बनाना है, इतना अच्छा, इतना बेहतर बनाना है कि बच्चा उसको जब सुने, ठीक है, उसको देखे, तो उसके मन में क्या हो, उसको सीखने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पद में अंतर्गत विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम उनके पूर्व ज्ञान की, कि पहले उन्हें कितनी जानकारी है, उसका आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रश्नों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आपने क्या किया, कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के आधार पर आपने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे को इस चीज से संबंधित अभी तक कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो हम नए ज्ञान को ग्रहण करने से पहले उसे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कि वो नए ज्ञान को जो है आसानी से सीख सके और जो है पुराने ज्ञान के साथ उसको जोड़ सके। दूसरा हमारा पार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने टॉपिक को, अपने विषय को बच्चों के सामने किस प्रकार से रखेंगे, किस विधि का, किस मेथड का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, टॉपिक को प्रस्तुत किया जाएगा, उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। तो इसमें हर्बर्ट उपागम के द्वारा निर्धारित की गई पाठ योजना के दूसरे पद में शिक्षक द्वारा विषय सामग्री को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करके विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। कि हम जब क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पाठ योजना में इसके एक पद में शिक्षक के द्वारा क्या करते हैं, विषय सामग्री, हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वो मटेरियल क्या करेगा, जो शिक्षक है बच्चों के सामने रखेगा और उनके सामने विद्यार्थियों को क्या करेगा, कि उस सामग्री की सहायता से उन्हें जो हमारा वास्तविक विकास है उससे जोड़ने का प्रयास करेगा। इस पद में यानी इस उपागम में अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार पाठ को 2 या 3 इकाइयों में बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का मानसिक स्तर, ठीक है, या फिर उनके सीखने का स्तर कम है,
धीमा है, ठीक है, या फिर आप स्वयं उन्हें धीरे धीरे सिखाना चाहते हैं ताकि वो आसानी से हर एक चीज को सीख सके, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक को, अपने विषय को, अपने पाठ को क्या कर सकते हैं, एक, दो, तीन भागों में उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसा आपको सही लगता है। फिर एक इकाई के बाद दूसरी इकाई को रुचि, मतलब हर एक टॉपिक के अंदर बच्चे की रुचि उत्पन्न करेंगे आप, ताकि बच्चा उसे सीखने के लिए प्रेरित हो और एक स्पष्ट ज्ञान जो है उसको सीखने का वो क्या कर पाए, प्रयास कर पाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन की। जैसे आप देखते हैं ना कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के ट्रेलर को आपके सामने इस तरीके से रखा जाता है कि आप उसके एक दो सीन को देखकर उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, आपकी रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है कि पूरी देखेंगे क्या होगा इसमें। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण की ये आप प्रक्रिया देख सकते हैं कि इसमें करें कि जब आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उससे प्रभावित हो, उसकी रुचि उस पर उत्पन्न हो। जब उसकी रुचि उत्पन्न होगी तो जैसे जब आप मूवी देखते हैं तो आपको लगता है ना कि अभी ये पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपके सीखने की, आपको जानने की इच्छा रहती है हमेशा। तो वैसी ही इच्छा का निर्माण हमें प्रस्तुतिकरण में करना है कि बच्चे को एक को सीखने की रुचि उत्पन्न हो, इसी को हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आता है इसमें स्पष्टीकरण का, ठीक है। स्पष्टीकरण जिसमें हर्बर्ट का जो उपागम है, इस पद को हम तुलना और संबंध का पद भी कह सकते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को क्या करने हैं, कर रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ठीक है, या जो भी बातें आपसे सिखा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे ताकि बच्चे को कभी ये ना लगे कि जो जो पढ़ रहा है वो वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है, या जो उसने सीखा है उसने वास्तविकता में कभी नहीं देखा। तो इस पद में पढ़ाए गए जितने भी तथ्य हैं, जो घटनाएं आप उन्हें बता रहे हैं, प्रयोग आदि की तुलना हम क्या करते हैं, आपस के संबंधों के साथ उसको स्थापित किया जाता है। मतलब जो कुछ भी आप उन्हें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी ज्ञान उन्होंने सीखा है उसकी क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा, किससे, वास्तविक जीवन से, ठीक है, ताकि जो भी उन्होंने सीखा है वो उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके वास्तविक जीवन में। जो भी घटनाएं आप उन्हें बता रहे हैं वो कहाँ से संबंधित होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उनका एक संतुलन बना रहता है माइंड में कि चीजें जो है वो ऐसे वास्तविकता में ऐसी दिखाई देती है या ऐसी होती हैं, जबकि हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में थोड़ी अलग होती हैं। तो जिससे विषय वस्तु विद्यार्थी की समझ में स्पष्ट रूप से आ जाती है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसलिए अध्यापक एक विषय का संबंध दूसरे विषय से जो है, एक घटना को दूसरी घटना से जो है जोड़ने का प्रयास करता है, अथवा एक घटना का जो संबंध है वो दूसरी घटना के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने का प्रयास करना, या फिर जो भी आपने सीखा है विषय में, जो एक घटना है उसको तथ्य, तथ्य क्या होते हैं, जो वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं, जो वास्तविकता में होते हैं, उससे क्या करना, उसका एक रिलेशन बताना ताकि बच्चा उसे बेहतर तरीके से समझ पाए, रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट कर पाए, जो कि बहुत जरूरी है। तो स्पष्टीकरण की हर चीज के पीछे जो कारण है उसको आप क्या कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, उसको हम स्पष्टीकरण का नाम देते हैं। फिर है सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। तो सामान्यीकरण हर्बर्ट का जो उपागम है पाठ योजना का, उसका ये चौथा पद होता है, फोर्थ पार्ट। इस पद को समझने के लिए कुछ ना कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाला जाता है कि सामान्यीकरण मतलब जर्नलिफिकेशन जब आप कर रहे हैं तो उसका क्या है, कोई ना कोई निष्कर्ष आप निकालेंगे। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम क्या करते हैं, सामान्य नियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। सामान्यीकरण का कार्य क्या है, अध्यापक स्वयं न कर विद्यार्थियों से करवाए और अधिक प्रभावशाली हो सके, और सामान्यीकरण की क्रिया में अध्यापक केवल विद्यार्थियों की मस्तिष्क पटल पर स्पष्ट हो जाए, ठीक है, कि जो कुछ भी आपने उन्हें सिखाया है, बताया है, कि वो उसका सामान्यीकरण करना,
कि जो भी आपने उदाहरण दे दिया बच्चा उस उदाहरण का क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने उन्हें सिखाया है, जो उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, उसका इस्तेमाल करे, यूज करे। तो इस प्रक्रिया को हम सामान्यीकरण का नाम देते हैं। और सामान्यीकरण का कार्य क्या है, अध्यापक खुद नहीं करेगा लेकिन विद्यार्थियों से करवाएगा। मतलब जो भी उसने बता दिया वो कहेगा खुद उसे आप उपयोग करके देखें, खुद से आप क्या करें, उसे बनाएं। तो उसको हम कहेंगे कि अधिगम जो है वो क्या होता है, सीखने का जो स्तर है वो क्या होता है, सीखना ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा बेहतर हो जाता है। और सामान्यीकरण की जो क्रिया है वो अध्यापक के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क पर जो है डाल दी जाती है, स्पष्ट रूप से आप मतलब समझा दिया जाता है हर एक चीज को। अब जो भी नियम उसने आपको सिखाए हैं उनको आप क्या करें, सामान्य स्तर पर इस्तेमाल करके देखें, यूज करके देखें। इसी को जर्नलिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और अंत में आएगा कि आपने जो नॉलेज सीखी है उसका यूज करना। तो हर्बर्ट का उपागम, पंच पदीय उपागम ये कहता है कि अंतिम पद में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ भी आपने सीखा है क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इस पद में विद्यार्थी को प्रदान किए गए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे अवसर देते हैं कि वो अपनी नॉलेज का क्या कर पाए, इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए। तो सीखे हुए ज्ञान को परिस्थितियों के प्रयोग करने से ही स्थायी किया जा सकता है। क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है, जब आप क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में परमानेंट हो जाएगा, स्थायी ज्ञान बन जाएगा। और स्थायी ज्ञान से आपकी जो नॉलेज है वो क्या होती है, हमेशा के लिए आपके माइंड में रह जाती है। ठीक है, तो ये 5 आपको स्टेप यूज करने हैं। और इन 5 चीजों के आधार पर अपनी अगर पाठ्य योजना आप बना रहे हैं तो कहलाया, ये कहा जाएगा कि आपकी जो पाठ्य योजना, लेसन प्लान है, वो किस पर आधारित है, हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम पर। तो इन 5 पदों का अगर आप यूज करते हैं अपने लेसन प्लान को